आज जो हम वीडियो बना रहे हैं इसका टॉपिक है इन्फेक्शियस डिजीज़। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक दीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम बात करेंगे इन्फेक्शियस डिजीज़ की। जैसे कि आज के टाइम में आप जान रहे होंगे कि कोरोना के टाइम पे हम देखते हैं कि किस तरीके से कोई एक वायरस इतना डेंजरस हो सकता है। तो स्प्रेड ऑफ डिजीज़ जो है पैथोजन के द्वारा जो होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो होती हैं, उनका आजकल इंसिडेंस बहुत देखा जा रहा है। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस कारण से ये डिजीज़ होते हैं, क्या डिजीज़ के असर हो सकते हैं, ये सब जानना हमें ज़रूरी है। हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि इन्फेक्शियस डिज़ीज़ होती क्या है, या एक वर्ड आता है इन्फेक्शन। क्या इन्फेक्शियस डिज़ीज़ और इन्फेक्शन एक ही चीज़ है? इन जनरल टर्म हम जानते हैं कि हमें ये दोनों ही चीज़ें एक लगती हैं, बट हम ये कहें कि एब्सोल्यूट नहीं तो 90% ठीक भी है कि जितनी भी इन्फेक्शियस डिज़ीज़ हैं उनमें क्योंकि इन्फेक्शन होता है। तो बेसिकली अगर हम इन्फेक्शियस डिज़ीज़ की बात करें तो ऐसा कोई भी डिज़ीज़ जो किसी एक ऐसे एजेंट के कारण होती है जो कि बाहरी है, और ज़्यादातर ये एजेंट्स कौन होते हैं? माइक्रोब्स होते हैं। अब माइक्रोब्स में कौन-कौन आता है? माइक्रो ऑर्गेनिज़्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज़्म जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज़्म कहते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, फंगाई हुआ और प्रोटोज़ोआ हुआ जिसमें पैरासाइट्स वगैरह बहुत आते हैं। तो इनके कारण से, ऐसे एजेंट के कारण से बॉडी में जो डिज़ीज़ डेवलप करती हैं, उन डिजीज़ को हम क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज़, इन्फेक्शन की। तो इन्फेक्शन किसे कहते हैं? जब कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज़्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म की बात हम कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी में जब एंट्री करता है, और एंट्री करने के बाद बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होते हैं वो बॉडी में एंट्री क्यों करते हैं? ताकि वो अपनी लाइफ साइकिल को, अपने रेप्लिकेशंस को आगे बढ़ा सके। तो जब ये बॉडी में रेप्लिकेट करना स्टार्ट करते हैं और बॉडी इनके अगेंस्ट में जो एक्शन लेती है, जिसको हम बेसिक टर्म में अगर हम समझें या मेडिकल टर्म में हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन होता है, प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से, और वो जब डेवलप करता है और इसके रिज़ल्ट से जो बॉडी में सेल्स में इंजरीज़ होती है, या जिसकी वजह हमें साइन एंड सिम्पटम्स दिखते हैं, या बैक्टीरियाज़ के केस में अगर हम देखें तो वो टॉक्सिन वगैरह को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये ओवरऑल रिएक्शंस जो बॉडी में होते हैं उनको हम इन्फेक्शंस कहते हैं। अब हर बार ज़रूरी नहीं है कि इन्फेक्शन की वजह से डिज़ीज़ हो। अब आप कहेंगे कि इन्फेक्शन हुआ बॉडी में तो वो एक डिज़ीज़ स्टेट में ही चली गई। बट मैं एक आपको सिंपल सा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि हम देखेंगे वैक्सीनेशंस के केस में, जैसे कि हमारे को पोलियो का वैक्सीनेशन हुआ, या मल्टीपल मीज़ल्स बच्चों को होते हैं, तो हम देखते हैं कि हम उसमें भी तो लिविंग ऑर्गेनिज़्म बॉडी में एंट्री कर रहे हैं, और उसकी वजह से बॉडी रिएक्ट भी करती है, एंटीबॉडीज़ वगैरह बॉडी में बनती हैं, बट वो डिज़ीज़ का फॉर्म नहीं लेते। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना होगा कि इन्फेक्शन, हर एक इन्फेक्शियस डिज़ीज़ में इन्फेक्शन होता है, बट हर एक इन्फेक्शन के कारण इन्फेक्शियस डिज़ीज़ डेवलप हो ये नहीं है। इसमें बहुत मेजर रोल हमारी इम्यूनिटी प्रेजेंट करती है। हमारी इम्यूनिटी अगर स्ट्रॉन्ग है तो बहुत सारी डिजीज़ से को वो ओवर पास कर लेती है, उनकी वजह से डिज़ीज़ नहीं हो पाती। बहुत सारी कंडीशन में जब हमारी इम्यूनिटी रिड्यूस्ड है, कंप्रोमाइज़्ड है, तो कई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, यानी जो नॉर्मली डिज़ीज़ नहीं कॉज़ कर सकते, ऐसे बैक्टीरिया वायरसेस भी डिज़ीज़ कॉज़ करते हैं। अब आगे हम इस टॉपिक में बात करेंगे कैसे इन्फेक्शियस डिज़ीज़ ट्रांसमिट होती हैं, और कौन से मेन कंपोनेंट हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज़ के स्प्रेड्स में इम्पॉर्टेंट हैं। जो जितने ये कंपोनेंट्स हैं, जितने ये सब्सटेंसेस हैं, या जितने ये इसके मेजर रोल प्ले करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के स्प्रेड्स में, उनको कहा जाता है चेन ऑफ इन्फेक्शंस। यानी कि कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ वो इसी पाथवे को, एक इसको एक साइकिल समझिए जो सेम एक बिल्कुल पहिए की तरह घूमती है, और उसी तरीके से ये डिज़ीज़ स्प्रेड होती है। तो हम इन सब की बात करते हैं, तो इनका नाम क्या है? चेन ऑफ इन्फेक्शंस। तो उसमें सबसे पहले जो बात आती है वो आता है वर्ड रिज़र्वायर। अब रिज़र्वायर से हम क्या समझते हैं कि रिज़र्वायर वो प्लेस, वो पर्सन, वो सब्सटेंस है जिसमें ये बैक्टीरिया या वायरस या
पैरासाइट्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लार्ज नंबर में रहते हैं, जो मेन सोर्स होता है इन्फेक्शंस के होने का। अब ये क्या क्या हो सकते हैं? ये सेल्फ में ह्यूमन बॉडी एक इन्फेक्शन का रिजर्वायर हो सकती है, कंटेमिनेटेड फूड हो सकता है, कंटेमिनेटेड वाटर हो सकता है, जैसे कि हम देखते हैं कि मलेरिया का पैथोजन जो है यानी कि प्लाज्मोडियम, जो कि एनाफेलस मॉस्किटो में पाया जाता है, और ये एनाफेलस मॉस्किटो कहाँ ग्रो करता है? कंटेमिनेटेड वाटर में, यानी दूषित पानी में। तो इस तरीके से तो फर्स्ट अगर हम कहें कि फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट मेन कंपोनेंट जो है वो है रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं पोर्टल ऑफ एग्जिट की। पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या है कि वो माध्यम, वो सोर्सेज जिसके थ्रू ये रिजर्वायर से ऑफ इन्फेक्शन जो है वहाँ से इन्फेक्शियस एजेंट यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाहर की ओर स्प्रेड करते हैं, यानी लोगों में फैलते हैं। तो वो क्या हो सकता है? ब्लड हो सकता है। जैसे कि कोई ह्यूमन बॉडी है, वो HIV की का रिजर्वायर है, उसके यहाँ उसकी बॉडी में, उसके ब्लड में HIV वायरस है। अब वो स्प्रेड करेगा किसके थ्रू? आप सब जानते हैं कि ब्लड के कंटेमिनेटेड ब्लड, HIV इन्फेक्टेड ब्लड हो तो उसके थ्रू वो फैल सकता है। इसके अलावा सेक्रीशंस हो सकते हैं, जैसे कि कोरोना के केसेस में भी हम देखते थे नेज़ल सेक्रीशंस के थ्रू क्या हो सकता है, डिजीज़ स्प्रेड कर सकती है। इसके अलावा एक्सक्रीटरी मटेरियल हैं, यानी स्टूल जो पास हम कहते हैं, जिसके लिए हम सब कहते हैं कि खुले में शौच नहीं करना चाहिए, क्योंकि शौच की वजह से यानी स्टूल की वजह से भी बहुत सारे डिजीज़ फैल सकते हैं। मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं कि जितनी वर्म इन्फेस्टेशन है वो स्टूल्स के थ्रू होते हैं। टाइफाइड भी एक मेजर है जो फीको ओरल रूट के थ्रू फैलता है, ठीक है। इसके अलावा स्किन हो सकता है, जैसे कि हम लेप्रोसी वगैरह के केसेस में देखते हैं कि स्किन के थ्रू इसका स्प्रेड हो सकता है। अब इसके बाद जो थर्ड कंपोनेंट आता है वो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू से ये डिजीज़ वन पर्सन टू अनदर पहुंचेगी, उसको हम क्या कहेंगे? मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहेंगे। जैसे कि फिजिकल हो सकता है, यानी फिजिकल कांटेक्ट से कोई डिजीज़ फैली। जैसे मोस्टली हम स्किन डिजीज़ देखते हैं कि इन्फेक्टेड पर्सन के स्किन कॉन्टैक्ट्स में आने की वजह से दूसरी उसमें फैल गई। इसके अलावा ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं। तो हमने आज कोरोना के टाइम पे भी देखा कि जब पर्सन के नेज़ल सेक्रीशंस में कोरोना वायरस है और जब वो चीखता है तो ड्रॉपलेट्स, एयर ड्रॉपलेट हवा में आते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसे इनहेल करता है तो वो इन्फेक्टेड हो सकता है। इसके अलावा एयरबोर्न भी डिजीज़ हो सकती है, यानी एयर के थ्रू भी कोई डिजीज़ फैल सकती है। तो ये किसी डिजीज़ के फैलने के मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकते हैं। फिर उसके बाद जो अगला कंपोनेंट आता है, फोर्थ कंपोनेंट है, वो पोर्टल ऑफ एंट्री है। यानी कि स्प्रेड तो किया डिजीज़, बट जिस पर्सन को नेक्स्ट पर्सन जो इन्फेक्टेड हुआ उसमें किस तरीके से इसकी एंट्री हो सकती है किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट की। तो उसके लिए पोर्टल ऑफ एंट्री में क्या हो सकता है? आपका एक म्यूकस मेम्ब्रेन हो सकती है आपकी, क्योंकि हम देखते हैं नेज़ल पार्ट में भी म्यूकस मेम्ब्रेन है। बहुत सारी GIT की डिजीज़ होती हैं, वो एनल पार्ट में भी क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन है। उसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो सकता है, आप देख ही रहे होंगे कोरोना के टाइम पे। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है पोर्टल ऑफ एंट्री, और या उसके अलावा आपकी कहीं से ब्रोकन स्किन है, यानी कि स्किन कहीं से इंटैक्ट नहीं है और आपका क्या हुआ, वहाँ से एंट्री कर गया कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में। तो ये सारे क्या हो सकते हैं? पोर्टल ऑफ एंट्री हो सकते हैं इन्फेक्शियस एजेंट के। फिर उसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैंने पहले भी कही कि ज़रूरी नहीं है कि हर इन्फेक्शन क्या करे, डिजीज़ में चेंजेस हो जाए, यानी डिजीज़ को प्रोड्यूस करे, ये ज़रूरी नहीं है। तो उसमें मेजर रोल कौन कर रहा है, प्ले कर रहा है? आपकी इम्यूनिटी। अगर स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है तो आपको वो डिजीज़ नहीं हो सकती। अब अगले जो कंपोनेंट है वो है ससेप्टेबल होस्ट। किन लोगों में, चलो इन्फेक्शन हो गया, अब किन लोगों में ये इन्फेक्शियस डिजीज़ डेवलप कर सकती है? तो फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया ही कि कोई पर्सन इम्यून डेफिशिएंट है। तो इम्यून डेफिशिएंसी में क्या आ सकता है? इम्यून डेफिशिएंसी में दो कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो हम जानते हैं इम्यून डेफिशिएंसी वाली डिजीज़ कौन सी है? एड्स। एड्स की हम बात करते हैं, बट एक और मेजर डिजीज़ है जिसमें आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होती है और जिसका आजकल बहुत इंसिडेंस देखने को मिलता है,
और जिसको हम कहते हैं आजकल हर घर में लगभग एक पेशेंट आपको उसका मिल जाएगा, यानी कि डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है और आपको ये ससेप्टेबल हैं आप बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के लिए, जो आपको ईज़िली हो सकते हैं। उसके अलावा बर्न के पेशेंट हो सकते हैं। बर्न के पेशेंट को भी हमने देखा होगा कि आइसोलेट करके रखते हैं ताकि उसको कोई इन्फेक्शन ना आए, क्योंकि स्किन ही तो हमारा प्रोटेक्टिव बैरियर है। और बर्न में क्या होता है, स्किन ही आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे आप क्या होते हो, एक ओपन सरफेस होते हो इन्फेक्शन को ईज़िली एंट्री करने के लिए। फिर उसके बाद जब हम कहेंगे तो एक और कंपोनेंट वो है क्या है, सर्जरी। सर्जरी के टाइम पे भी क्योंकि आपकी बॉडी ओपन होती है और तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है आपकी बॉडी में एंट्री कर सकता है। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो बहुत हम उससे बच भी नहीं सकते, वो है एजिंग, बुढ़ापा। एजिंग जब आपकी हो जाती है तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ऑलरेडी डाउन होती है, जिसकी वजह से आप बहुत सारे इन्फेक्शन से ससेप्टेबल हो सकते हैं। तो ये कंपोनेंट थे सारे। इसके बाद एक कंपोनेंट जो मेजर कंपोनेंट हमें पहले जिनकी बात करनी चाहिए बट हम उनकी बात नहीं कर रहे, वो है इन्फेक्शियस एजेंट। यानी कि आखिर इन्फेक्शियस एजेंट ये होंगे तभी तो ये डिजीज़ होगी। तो आगे हम इन इन्फेक्शियस एजेंट्स के टाइप्स की बात करेंगे कि क्या-क्या इन्फेक्शियस एजेंट्स हो सकते हैं। तो हम इन्फेक्शियस एजेंट्स की बात शुरू करते हैं। तो आप जानते हैं कि मेजर 4 क्लासेस ऐसी हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की, जिनकी वजह से डिजीज़ हो सकती है और यही 4 टाइप्स क्या हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स के हैं। एक आप बैक्टीरिया हो गया, दूसरा वायरसेस हो गए, तीसरा आपका फंगाई हो गया और चौथा आपके पैरासाइट्स हो गए। तो पैरासाइट्स में यहाँ हम अमीबा, प्लाज्मोडियम्स या हम वर्म्स की भी बात कर रहे हैं। पैरासाइट का बेसिक मीनिंग क्या है कि एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी होस्ट में रह रहा है, जिससे वो अपना फूड लेता है, अपने रेप्लिकेशन में हेल्प करवाता है, अपनी लाइफ को जीता है, बट उसकी वजह से होस्ट को क्या होता है, नुकसान होता है। तो मेडिकल टर्म में पैरासाइट की संज्ञा, पैरासाइट किसको कहा गया है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाएगा। अब आगे हम इन्हीं सभी इन्फेक्शियस एजेंट्स की, चारों इन्फेक्शियस एजेंट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया क्या हैं? बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस क्या होता है, डेफिशिएंट होता है। बट न्यूक्लियस डेफिशिएंट होने के का मतलब ये नहीं है कि उनमें डीएनए नहीं होता। दो दे हैव डीएनए, जो कि एक न्यूक्लियस टाइप्स एरिया में होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, कुछ बैक्टीरिया में सेल एनवलप होता है, कुछ में दोनों होते हैं, कुछ में एक तीसरी लेयर जिसको कैप्सिड कहते हैं वो भी प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया के सरफेस पे 2 मेजर पार्ट होते हैं, एक होता है फ्लैजिलम और एक होता है पिलाई। फ्लैजिलम किसे कहा जाता है? फ्लैजिलम एक लॉन्ग इलोंगेटेड हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, यानी बाल की तरह का एक बड़ा सा प्रोजेक्शन है, जो कि बैक्टीरिया को ट्रैवल करने में, माइग्रेट करने में, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने में हेल्प करता है। तो अब ये समझिए, जिस बैक्टीरिया पे ज़्यादा फ्लैजिलम होंगे वो बहुत फास्टली क्या करेगा, मूव कर सकता है। उसके अलावा पिलाई जो है, इनका वर्क क्या है, किसी जगह पे ये शॉर्ट प्रोजेक्शंस हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे कि आपके बॉडी में रोए हो गए। ये किसी भी बैक्टीरिया को किसी जगह पे जोड़े रखने के लिए हेल्प करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जिन पे पिलाई और फ्लैजिलम प्रेजेंट होते हैं, वो नेचर में क्या होता है, विरुलेंट हो जाते हैं, वो फास्टली किसी डिजीज़ को कॉज कर सकते हैं। इसके बाद हम बैक्टीरिया के शेप एंड साइज़ की बात करें तो साइज़ में अगर हम देखें तो बैक्टीरिया 0.2 से लेके 2 मिलीमीटर तक साइज़ में हो सकते हैं। और अगर हम शेप्स की बात करें तो हालांकि बैक्टीरियाज की मल्टीपल शेप्स हैं, बट 2 मेजर शेप्स जिनको हम कोकाई और बेसिलाई कहते हैं वो होती हैं। कोकाई क्या है? कोकाई का मतलब है सर्कुलर इन शेप, स्फेरिकल इन शेप, यानी गोल जो बैक्टीरिया है उनको कोकाई की संज्ञा दी जाती है। और बेसिलाई की बात करें तो बेसिलाई का मतलब है रॉड शेप्ड, यानी सिलेंड्रिकल इन शेप। ऐसे बैक्टीरिया जो सिलेंड्रिकल है शेप में,
उनको बेसिलाई कहा जाता है। बाकी अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो मेरा एक अलग से मैंने बैक्टीरिया पे एक वीडियो बना रखा है। वायरस की बात करते हैं तो वायरस अगर हम कहें बैक्टीरिया और वायरस में डिफरेंस क्या है कि बैक्टीरियाज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वायरस आर नॉट, ऐसा कहा जाता है बिकॉज क्योंकि वायरस का कोई अपना स्ट्रक्चर्स नहीं है, वो वीरियंस की फॉर्म में होता है यानी पार्टिकल्स की। पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल? जेनेटिक पार्टिकल्स, डीएनएज आरएनएज की फॉर्म में होता है और बिना लिविंग होस्ट के ये बहुत ज़्यादा सरवाइव नहीं कर सकता। इसको अपने रेप्लिकेशन के लिए लिविंग होस्ट की ज़रूरत ही ज़रूरत है। और जैसे कि हम कोविड जानते ही हैं, कोरोना भी वायरस है, बहुत सारे वायरस हैं ऐसे जो डिजीज़ कॉज करते हैं। बहुत ही डिफरेंट शेप्स होती हैं वायरस की। पॉक्स वायरस हो गया, हेपेटाइटिस वायरस हो गया, फिर उसके अलावा हम देखें एचआईवी भी क्या है, वायरस है। तो मल्टीपल प्रकार के प्लेग का वायरस है, मल्टीपल प्रकार के वायरसेस हैं और बहुत सारे इनके शेप्स एंड साइजेस हैं। साइज़ की बात करें तो वायरसेस क्या होते हैं, 25 नैनोमीटर से लेके 250 नैनोमीटर्स तक हो सकते हैं। तो यानी कि ये साइज़ में बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। बैक्टीरिया से ये छोटे होते हैं बट जो लार्जेस्ट प्रोटीन पार्टिकल हैं उनसे बड़े होते हैं। इनके साइज़ क्या है, बहुत ही छोटे हैं और ये ईज़िली किसी भी माइन्यूट से माइन्यूट फ़िल्टर्स को पार कर जाते हैं, इसीलिए इन्हें फ़िल्टरेबल वायरस भी कहा जाता है। इसके बारे में भी मैं कहूँगा कि अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो मैंने वायरस पे एक पर्टिकुलरली अलग से वीडियो बना रखी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं फंगाई की। तो फंगाई क्या है, जो फिलामेंटस इन नेचर है यानी फिलामेंट्स की आकृति बनाते हैं, उन फंगाई कहा जाता है। मोस्टली बहुत सारे फंगाई क्या बडिंग के थ्रू रेप्लिकेट करते हैं, यानी एक मदर बर्ड में से, जैसे कि हम देखें कि प्लांट्स की कोपलें फूटती हैं, एक डंडी में से दूसरी डंडी निकलती है, वो क्या है, सेम बडिंग है। उसके थ्रू ये क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। मोस्टली क्या है, वैसे 4 मेजर क्लासेस हैं बट मोस्टली अगर हम इसे समराइज़ करें तो 2 तरीके के फंगस होते हैं। एक है यीस्ट, जिनको कहा जाता है, जो कि आप आम जीवन में भी देखते होंगे कि ब्रेड वगैरह जो बनती है वो यीस्ट की, या पिज़्ज़ा आजकल लोग बहुत खाते हैं, यीस्ट के थ्रू बनता है। और उसके अलावा मोल्ड्स होते हैं। तो एक डाइमॉर्फिक फंगाई भी होते हैं जो कि 2 अलग-अलग टेम्परेचर पे डेवलप करते हैं, इसीलिए उन्हें डाइमॉर्फिक फंगाई कहा जाता है। नेचुरल है ये, बड़े होते हैं साइज़ में 3 टू 5 माइक्रोमीटर तक आपको फंगाई की मिल सकती है शेप्स। और अगर हम मोल्ड की बात करें तो 2 से 10 माइक्रोमीटर्स तक इनकी साइज़ हो सकती है। कुछ जो मेजर क्या को फंगाई मिलेंगे जो डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि एक है कैंडिडा एल्बिकन्स जो कैंडिडियासिस कॉज करता है। फिर उसके अलावा हिस्टोप्लाज्मोसिस है, इसके अलावा ब्लास्टोमायोसिस है और ज़्यादातर जो ये डिजीज़ कॉज करते हैं उनको माइकोसिस कहा जाता है। बहुत सारे हम इन्फेक्शंस, स्किन इन्फेक्शंस देखते हैं जो इनके कारण होते हैं, फंगाई के कारण होते हैं। अब आगे हम जो बात करेंगे वो पैरासाइट्स की बात करेंगे। तो हमने पहले ही डेफिनेशन में बताया कि पैरासाइट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि किसी होस्ट में रह रहे हैं, होस्ट का फूड ले रहे हैं, होस्ट से के थ्रू ही रेप्लिकेट कर रहे हैं, बट उससे होस्ट को कोई फ़ायदा नहीं होता बल्कि उससे नुकसान होता है। तो जैसे कि आप देखते हो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है मलेरियल पैरासाइट। और पैरासाइट कौन सा है उसमें, प्लाज्मोडियम। तो ये क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है। तो आप जानते होंगे लाइफ साइकिल ऑफ फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो की, कि कैसे वो ट्रोपोज़ोइट्स को ब्लड में डालता है और वो रेप्लिकेट करते हैं और ह्यूमन को उसकी वजह से मलेरिया होता है। तो पैरासाइट्स का काज के कारण बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, जैसे टेपवर्म के कारण, हुकवर्म के कारण, या हम बात करें एमीबियासिस होती है, अमीबा के कारण होती है। तो इस तरीके से ये इन्फेक्शियस एजेंट्स के 4 टाइप हैं और जिनकी वजह से बहुत सारी मेजर्स डिजीज़ होती हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि क्या इन्फेक्शियस डिजीज़ आज के वर्ल्ड में बहुत सारी मेजर डिजीज़ कॉज़ करती हैं। 2013 के एक सर्वे में 16% डेथ्स जो हुई, यानी ऑल ओवर वर्ल्ड में 100% डेथ में से 16% डेथ इन्फेक्शियस डिजीज़ के कारण हुई। और अब अगर हम आज के टाइम में एरा में देखेंगे, पोस्ट कोविड या कोविड के टाइम पे, तो ये संख्या और भी बड़ी हो गई होगी। तो इसीलिए इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में जानना आप सबको, हमको बहुत ज़रूरी है। और मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई
तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, चैनल को और वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको उससे सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो आज के वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। अगली वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।